हेलो वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडेंट्स। आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर कॉल्स की फैसिलिटी है। सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। जिस तरह का यूपीएससी का सिलेबस है, जैसा पैटर्न है, उसी के हिसाब से पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है, स्ट्रक्चर किया गया, ताकि आप बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। उसके साथ लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस की फैसिलिटी है और अनलिमिटेड एक्सेस है। अगर आप नवीन वन कोड यूज करके अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ अन अकेडमी पे यूपीएससी की तैयारी कराने वाले जितने भी एडुकेटर्स हैं, सबके कोर्सेज को आप फ्री में देख पाओगे। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ। ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स किया है। ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो अन अकेडमी _नवीन तंवर इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। उसके साथ साथ जितने भी अपकमिंग मेरी क्लासेज है, शेड्यूल है, सबकी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। और unacademy.com पे जाके आप नवीन तंवर के नाम से मेरी प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं और मेरी स्पेशल और पेड क्लासेस देख सकते हैं। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे आपको इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। सारा का सारा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किया गया है। उसके साथ अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो आपके पास दो विकल्प है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस 1 महीने से लेके 3 साल तक का ऑप्शन कोई भी ले सकते हैं। साल भर की फीस 49,500 है, 2 साल की 72,000, 3 साल की 90,000। और अगर मेरा रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड ऑप्शन आइकॉनिक है। आइकॉनिक प्लस से क्यों बेटर है? आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, स्टडी प्लान्स होंगे आपके और पर्सनली फीडबैक दिया जाएगा। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सब बताया जाएगा आपको। ये साल भर, 2 साल और 3 साल का ऑप्शन है आपके पास। साल भर की फीस है 69,500, 2 ईयर की फी है 1,07,000 और 3 ईयर की फी है 1,41,000। फिर से मेरे रेफरल कोड नवीन1 को अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी अनअकैडमी पे तैयार कर सकते हैं। ये 1 महीने से लेके 3 साल तक का ऑप्शन है। साल भर की फीस 27,500, 2 साल की 40,000 और 3 साल की है 50,000। मेरा रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर महीने 2 बार होगा ये, हर अल्टरनेटिव संडे पे। जैसे इस महीने एक बार 6 दिसंबर को हो चुका और फिर नेक्स्ट होगा 20 दिसंबर को। इसमें 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 13 कॉम्बैट्स है, 6 सेक्शन है, रिलेटिव स्कोरिंग है और फोर्टनाइटली होगा, एक संडे को छोड़ के दूसरे संडे को। जो इसमें फर्स्ट आएगा, जो भी बच्चा, उसको एप्पल मैक एयरबुक मिलेगी। सेकंड को मिलेगा एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड को एप्पल के एयरपोर्ट्स और जो टॉप 100 रैंकर्स हैं उनको ₹1000 के अमेजोन वाउचर्स मिलेंगे। आप बिल्कुल प्रिपेयर रहे क्योंकि आपका प्रीलिम्स नजदीक आ चुका। 27 जून ज्यादा दूर नहीं है, केवल 6 मंथ बचे हैं स्टूडेंट। ओके, तो आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी अनअकैडमी पे करिए, कंप्लीट तैयारी कीजिए। एक बैच शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे। 2021 के प्रीलिम्स के लिए जो बैच शुरू हो रहा है 14 दिसंबर से। 2022 की जो बच्चा तैयार करना चाहता है वो भी 14 दिसंबर से। और जो 2023 के लिए तैयार करना चाहता है खुद को, वो भी 14 दिसंबर से एक 3 साल के लिए बैच लॉन्च हो रहा है। तो आप 21 अटेम्प्ट करो, 22 करो या 23 करो, हर के लिए, हर बच्चे की जरूरत के लिए टाइम टेबल के हिसाब से बैच बनाए गए हैं। बस ध्यान रहे, अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए और मेरी मेंटरशिप चाहिए तो रेफरल कोड है नवीन1। आज का जो हमारा सेशन है आप जानते हैं, इसमें हम करेंगे डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एमसीक्यूज और टॉपिक ऑफ द डे। आज 16 दिसंबर है स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। देखो, ये काफी अच्छी न्यूज है और प्लानिंग से जुड़ी हुई नीति है, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। पहले तो बता देता हूं कहा जाएगा, ये जनरल स्टडीज पेपर 2 में जाएगा। ओके, मुद्दा क्या है?
मुद्दा ये है कि जब कोविड-19 की वैक्सीन इंडिया में आ जाएगी स्टूडेंट्स, होगा क्या? जैसे कि आपने देखा कि ब्रिटेन में, यूके में जैसे ही वैक्सीन को लगाना शुरू किया, उसके जस्ट बाद कुछ लोगों को एलर्जी रिएक्शंस होने लगे, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम होने लगी। तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना भी वैक्सीन आने के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इंडिया भी अब तैयारी कर रहा है ऐसे कि हमारी रणनीति क्या हो। हमारी 130 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। अगर वैक्सीन्स रिएक्शन करती है तो पूरे देश में एक हाहाकार मच सकता है। उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप कैसे तैयारी रखोगे? तो सरकार ने उसके लिए जो उसकी रणनीति है, उस तैयारी है, उसको यहाँ पे केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे दिए हैं उस संबंध में कि आपको कुछ हेल्थ सेंटर्स बनाने पड़ेंगे हर ब्लॉक लेवल पे, जिससे कि अगर दवाएं रिएक्शन करते हैं तो पेशेंट सीधा जाके उसको पता हो कि वैक्सीनेशन के बाद जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी उनका समाधान उस सेंटर पे होगा। ये उससे जुड़ी हुई न्यूज है, ये देखिए। तो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन बोला जाता है कि टीकाकरण के बाद अगर एडवर्स या विपरीत परिस्थितियां पैदा होती है तो उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो यही है कि कोविड-19 वैक्सीन लगाने के बाद उत्पन्न होने वाले संभावित हानिकारक दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे, जानते हो ना भाई, गांव गांव से ऊपर क्या होती है आपकी, ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जिला, जिला के बाद फिर राज्य, ऐसे चलता है। तो प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों को आइडेंटिफाई किया जाए जो अगर वैक्सीनेशन के बाद कोई खराब स्थितियां पैदा होती है, पेशेंट्स को किसी तरह की दिक्कत होती है लोगों को, तो उन स्थितियों से निपटने में मदद करेगा। सरकार कह रही है कि यूके में भी वैक्सीन लगाने के पहले दिन के अंदर ही कुछ स्वास्थ्य दुष्प्रभावों की घटनाएं सामने आई थी। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने राज्यों को यह निर्देश जारी किए कि आप हर ब्लॉक के लेवल पे ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों की पहचान करें। अगर वैक्सीन लगाने के बाद किसी भी तरह के रिएक्शंस आते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो वो उनको हैंडल करेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 वैक्सीन के संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण गतिविधियों के विषय में कंप्लीट दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द इंडिया में वैक्सीन आएगी और प्रत्येक ब्लॉक में ये EAEFI केंद्र कौन हो सकता है? कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, किसी PHC को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बना सकते हैं ये, या कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो सकता है, या कोई प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिफाई करके रखो। अच्छी अच्छी बात है, मैं ये मानता हूं इस तरह की तैयारियां होनी चाहिए। विदित हो कि ऐसे व्यक्ति जो अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है, भाई कोई डायबिटिक है, ओके, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम है, उनको जब ये वैक्सीन दी जाएगी तो तब चुनौतियां और भी ज्यादा जटिल हो जाएगी। ऑलरेडी आप सभी जान रहे हैं कि अभी सिर्फ थर्ड फेज के ट्रायल के बाद ही इमरजेंसी अप्रूवल की बात की जा रही है। कुछ दवाओं में तो सेकंड फेज के बाद ही अप्रूवल के मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो उससे कुछ चुनौतियां जटिल रहेगी, तब पहले से ही सरकार तैयार होना चाहती है। स्थिति इसलिए भी जटिल रहेगी, देखो क्यों प्रॉब्लम रहेगी, कोई एक वैक्सीन तो है नहीं। अभी इंडिया में ही 3 वैक्सीन ने अप्लाई किया है, मैंने आपको बता दिया था, कोविशील्ड थी हमारी, कोवैक्सीन थी, ओके, और फाइजर वाला भी मैंने आपको बता दिया था। तो एक वैक्सीन तो है नहीं, आने वाले समय में बहुत सारी वैक्सीन आ जाएगी, तब सिचुएशन और भी ज्यादा जटिल रहेगी, क्योंकि बाजार में बहुत सारी कोविड-19 वैक्सीन आएगी, जिससे अधिक जवाबदेही युक्त माहौल को सृजित करना होगा। सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है। ओके, मैं इसलिए, अगर आपको याद हो, मैंने आज से आपको 1 डेढ़ महीने पहले ही बताया था स्टूडेंट, अगर कोविड-19 की वैक्सीन आती है और आपको कोविड अभी नहीं है और आपको लग रहा है भाई अभी भी तो बहुत सारे लोग कोविड से रिकवर हुए हैं ना खुद से ही,
तो बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी की किसी की सिचुएशन हो, आई विल रिकमेंड केवल तभी आप उस और मूव करना। अभी दवाएं किस तरह से रिएक्ट करेगी, ओके, मतलब जब तक आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है उसी से फाइट कीजिए। जबरदस्ती जाके इंजेक्शन लगवाने की या वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बॉडी से फाइट कीजिए। अभी भी आप देख सकते हो 95% से ज्यादा रिकवरी रेट है। लोग बाग जिनको हो जाता है वो रिकवर हो जाते हैं। वैक्सीन आने का बेनिफिट ये होगा कि एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा इसमें, सोसाइटी में और इकोनॉमी में। देखो दोनों चीजों को प्रभावित किया है कोविड 19 ने। सोसाइटल ट्रस्ट, इंसान को एक दूसरे इंसान को दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, और इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो रही, जिसके चलते वैक्सीन तो लाना जरूरी है। तो ये वैक्सीन आ जाएगी तो बस ये रहेगा लोगों के मन में, हाँ मुझे हो जाएगा तो मैं वैक्सीनेशन करा लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके, तो बस ये इसलिए आप थोड़ा सा सजग रहे। शुरुआत में ही एक दौड़ मत लगवा देना वैक्सीन लगवाने के लिए। ओके, वैसे ही सरकार ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को जाएगी, फिर जो पूरा क्राइटेरिया है उसी को फॉलो करते रहना। आप भी उसमें सरकार का सहयोग करना। नेक्स्ट है गोट, डंकी या पिग। हिमालयन सैरो। देखो ये हिमालयन सैरो क्या है, एक जानवर है। अब वो क्या है, वो बकरी है, गधा है, सुअर है, क्या है ये हाल ही में हिमालय क्षेत्र में नजर आया है। तो ये हिमालयन सैरो के बारे में खबर है, जानेंगे क्या है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में जाएगी ये आपकी खबर। देखते हैं, ये देखो, ये देखिए कैसा नजर आ रहा है ये। इसके देखो कान देखो खच्चर जैसे नजर आ रहे हैं। ओके, जो इसके सींग है ये बकरे या बकरी जैसे नजर आ रहे हैं। ओके, तो कुछ कुछ ये सुअर जैसा नजर आता है, तो इसको बोला गया सैरो, SEROW। ये हिमालयन सैरो की बात कर रहे हैं अभी हम, ये देखते हैं। तो हिमालयन सैरो, तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हिमालयन सैरो को देखा गया, जो हिमालयी क्षेत्र में इस ऊंचाई पे पहली बार दिखाई दिया। मतलब जिस ऊंचाई पे अभी इसको देखा गया उस ऊंचाई पे कभी हिमालयन सैरो नहीं दिखाई देता। तो ये एक आश्चर्य की बात थी। जीव वैज्ञानिक, जो जीव वैज्ञानिक है उनके अनुसार सीरो बकरी, गधे, गाय और सुअर के बीच एक क्रॉस जैसा नजर आता है, कहते नहीं क्रॉस ब्रीडिंग हो गई। तो कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे बकरा, गधा, गाय और सुअर से मिलता जुलता, सबके इसके अंदर कुछ लक्षण नजर आते हैं। यह एक मध्यम आकार का एक मैमल है, स्तनपायी है। बड़ा सिर होता है, मोटी गर्दन होते हैं, छोटे इसके शरीर के अंग होते हैं और खच्चर जैसे बड़े बड़े इसके कान होते हैं। दरअसल सीरों की दुनिया में बहुत सारी प्रजातियां मिलती है, और इसकी जितनी भी प्रजातियां मिलती है वो एशिया के अंदर ही मिलती है। ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर प्रीलिम्स में आता है पूछेगा कि ये दुनिया भर में पाई जाती है ये, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एशिया में मिलती है। इसी सीरो की एक प्रजाति हिमालय में मिलती है, इसलिए इसको बोला गया हिमालयन सीरो। यह एक शाक भक्षी है, मतलब घास फूस को खाने वाला है। 2000 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाइयों पर पाई जाती है ये। यह पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय, पूरे हिमालय के अंदर है। अगर एग्जाम में कभी आ जाता है, ये देखो, ये एग्जाम में अगर कभी आ जाए कि ये कहां कहां मिलेगा, तो पूरे हिमालय में मिलता है स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक का पूरा हिमालय, पश्चिम हिमालय से लेके मध्य और पूर्वी हिमालय तक हर जगह मिलता है। लेकिन ट्रांस हिमालय में ये नहीं पाया जाता, यानी ग्रेट हिमालय से ऊपर का जो हिस्सा है वहां नहीं मिलता। मैपिंग की क्लास देखना, मैं तभी बोलता हूं, वहां पे मैंने मैपिंग में कंप्लीट कराया, ट्रांस हिमालय क्या होता है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, सब मैंने डिस्कस की है। अब जो अभी ये हिमालयन सैरो मिला है, ये स्पीति क्षेत्र में पाया गया, हिमाचल प्रदेश के, जो पश्चिमी हिमालय में एक शीत पर्वतीय मरुस्थल क्षेत्र है, और ये मिला है 4270 मीटर की ऊंचाई पे। देखो नॉर्मली तो जो मैंने इसकी रेंज बताई थी, अभी क्या बताई थी, 2000 से 4000 मीटर के बीच में ये मिलता है। लेकिन जो स्पीति में मिला है वो 4270 मीटर की ऊंचाई पे मिला है, जो पहली बार इस ऊंचाई पे इसको देखा गया, क्योंकि सामान्यतः ये इस ऊंचाई पे नहीं मिलता। जो हिमालयन सैरो है
ये रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य, ये हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे भी इसको देखा गया। तो IUCN के अनुसार जो हिमालयन सीरों की संख्या में गिरावट के चलते इसे IUCN की रेड डेटा लिस्ट में, देखो पहले तो ये नियर थ्रेटन्ड की सूची में शामिल था। 9 सूचियां है ना IUCN की, अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड, वर्नरेबल। तो पहले इसको नियर थ्रेटन्ड की सूची में रखा गया था, संख्या इसकी घटने लगी, तब इसको अब वल्नरेबल की सूची में रखा गया है। और भारत में इसको क्या संरक्षण है, तो भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इस एक्ट के तहत इसको अनुसूची 1 में शामिल किया गया। अनुसूची 1 में जिस भी जीव को शामिल किया जाता है उसको संरक्षण का उच्च स्तर प्राप्त होता है। तो ये देखिए लिखा है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची 1 में शामिल किया गया, जिसके तहत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। ये लीजिए। ओके, तो हिमालयन अगर सैरो आ जाए, उम्मीद करूंगा आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे इससे। क्या इसका IUCN स्टेटस है, ये देख लिया हमने। क्या इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कहाँ इसको संरक्षण है, किन क्षेत्रों में मिलता है, पूरा पश्चिमी हिमालय से लेके पूर्वी हिमालय के बीच मिलेगा पूरी पट्टी में, ट्रांस हिमालय में ये नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो दिल्ली NCR में जो किसानों द्वारा केंद्रीय कृषि कानून का जो विरोध किया जा रहा है उसी से संबंधित है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया कि सरकार ने हालांकि कुछ संशोधन के लिए प्रपोजल दिए हैं, लेकिन किसानों को वो स्वीकार नहीं है। आज के इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज है, ये जर्नल स्टडीज पेपर 2 के अंदर और उसी के अंदर जाएगी मेजरली, क्योंकि एक पॉलिसी इश्यू को यहाँ पे इश्यू को डिस्कस किया गया है। देखते हैं वो मुद्दा क्या है। ये लीजिए, कृषि कानून और विवाद समाधान का प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिनों काफी अच्छे आर्टिकल और एडिटोरियल आ रहे हैं एग्रीकल्चर को लेके। तो ये बात मान के चलना, जो GS पेपर 3rd के अंदर, उसके साथ GS पेपर 1st में, और उसके साथ ही ऑप्शनल में भी, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी इसका रोल रहेगा, एग्रीकल्चर का हमेशा ही रहता है। तो काफी अच्छे आर्टिकल है, ये मान के चलना कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इन दिनों न्यूज़पेपर में आ रही है। तो हम भी जैसे जैसे अच्छी खबरें आती रहेगी उसको मैं लेके आता रहूंगा आपके सामने। तो ये देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कृषि कानूनों के विरुद्ध विवाद का समाधान करने के लिए कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है। भाई ऐसा तो है नहीं केंद्र सरकार सुन नहीं रही, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि नहीं, किसान हमें गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है चीजों को, विपक्ष चीजों को भड़कावा दे रहा है, इस तरह की बातें हो रही है। तो केंद्र सरकार कह रही है कि हमने कुछ संशोधन को प्रपोजल रखा है, हम बहुत सारी चीजों को अमेंड कर सकते हैं, पूरा का पूरा कानून तो नहीं हटाएंगे, जहां भी विवाद के बिंदु नजर आ रहे हैं उन कुछ विवाद के पॉइंट्स को हटाने के लिए हम तैयार है, ऐसा केंद्र सरकार बोल रही है। तो जब केंद्र सरकार बोल रही है कि कुछ संशोधन करने के लिए तैयार है, उनमें से सरकार कह रही है कि एक विवाद समाधान मैकेनिज्म हमने बताया है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, जो 2020 का कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम, जो मैंने कल भी बताया था, उसके अंदर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की क्लॉज थी। इस क्लॉज को लेके विपक्षी दलों ने, सरकार ने, किसानों को आपत्ति थी। तो आज के इस डिस्कशन में हम ये समझेंगे कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है, किसानों को इससे प्रॉब्लम क्या है, क्या इसके अंदर मामला है पूरा का पूरा, ये देखते हैं। तो क्या है विवाद समाधान मैकेनिज्म जिससे किसानों को प्रॉब्लम है? तो जो कानून है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा अधिनियम 2020, इसके तहत जो खरीदार है, देखो एक तो किसान है जो फसलों को उत्पादित कर रहा है, दूसरा प्रावधान है बायर जो खरीदार है। तो किसान और खरीदार के बीच में चलो कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई, प्राइस को लेके कोई इश्यू हुआ, किसी भी तरह का अगर कोई मुद्दा या विवाद उत्पन्न होता है, तो किसान और बायर के बीच में
किसी भी तरह का अगर मुद्दा पैदा होता है तो इस अधिनियम में प्रावधान क्या है कि वो मुद्दा सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, उस मुद्दे का समाधान सिविल कोर्ट से नहीं होगा, बल्कि कानून के तहत ही एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाएंगे हम, जिसमें इसका समाधान होगा। अब किसानों को दिक्कत ये है कि वो उनको ये लग रहा है कि कोर्ट में जाने का उनका रास्ता बंद हो रहा है सिविल कोर्ट में, और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि ये एक नौकरशाही इसका स्ट्रक्चर होगा, ब्यूरोक्रेटिक इसका स्ट्रक्चर होगा, तो कहीं ना कहीं किसानों को सरकार के नौकरशाही वाला जो तंत्र है इसमें विश्वास कम है। वो नहीं चाहते कि इस तरह का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हो। आप सिविल कोर्ट में जाने का एक रास्ता हमेशा ओपन रहना चाहिए, इस तरह का मुद्दा है। समझ गए ना आप? अब देखो, तो अधिनियम में खरीदार को देश भर में कृषि उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य का अधिकार है। मतलब ये कोई भी खरीदार है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो पूरे देश के किसानों से कहीं से भी कुछ भी खरीद सकता है। तो इसका मतलब ये भी तो हो गया कि पूरे देश के किसानों को भी विकल्प है, उनके पास चॉइस है, जिसको चाहे उसको बेच दे। दोनों के पास ही विकल्प मिल गया, किसानों को भी और खरीदारों को भी। तो ये है, इसका अर्थ है कि किसान भी फसल खरीदारों से अंतर राज्य यानी कि एक ही राज्य के, दो राज्यों के अंदर, और अंतरा राज्य यानी कि एक ही राज्य के बहुत सारे हिस्सों में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। किसानों को इतनी स्वतंत्रता मिली, उसे अपने उत्पादों के लिए ज्यादा बाजार के विकल्प भी प्रदान किए गए। नो डाउट इसमें ज्यादा विकल्प है किसानों के पास। फिर इसी कानून के अध्याय 3 के अंदर एक विवाद समाधान तंत्र, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का प्रावधान है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और अधिनियम की धारा 8 के तहत कहा गया, यदि किसान और व्यापारी जिसको वो अपने फसल या उत्पाद बेच रहा है, किसी भी तरह के लेन देन में कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होता है, तो एसडीएम जिसको आप बोलते हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके द्वारा एक समाधान बोर्ड का नियुक्त किया जाएगा और जो इस विवाद का समाधान करेगा। समझ में आया कि अगर, क्योंकि किसान तो लोकल लेवल पे काम करे ना, गांव के लेवल पे, तहसील ब्लॉक के लेवल पे, तो अगर वहां किसी भी तरह का विवाद होता है किसानों के बीच में और व्यापारियों के बीच में किसी भी लेन देन को लेके, तो उसका समाधान कौन करेगा? तो जो एक्ट बना है वो कहता है जो एसडीएम होगा, सब डिविजनल लेवल पे बैठते हैं एसडीएम अधिकारी, वो एक इसके संदर्भ में एक समाधान बोर्ड को नियुक्त करेगा जो इस पूरे विवाद का समाधान करेगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि समाधान बोर्ड का जो निर्णय होगा, एक बार अगर जो निर्णय आया, आप उस समाधान बोर्ड में गए, तो जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व है उस विवाद में, उन पे ये बाध्यकारी होगा। यही उनको डर है किसानों को। ये लोग किसानों को डर है कि आप सिविल कोर्ट में जाने का रास्ता क्यों बंद किया गया। उस मुद्दे को अगर हम दीवानी न्यायालय में लेके जाना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, और सरकार भी कह रही है कि ठीक है, मैं इस क्लोज को वापस लेने के लिए हम विचार करेंगे। फिर देखो, दोनों पक्ष मतलब व्यापारी और किसान आपस में जो पूरा मैकेनिज्म है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, इसमें यह बोला गया कि आप समाधान बोर्ड में आ जाइए। उस समाधान बोर्ड को कौन नियुक्त करेगा? एसडीएम। उस समाधान बोर्ड में आने के बाद पहले तो आप कोशिश करो आपस में ही मांडवाली समझा बुझा के, एक दूसरे को मांडवाली बोलते हैं, एक महाराष्ट्र में भी बोला जाता है मांडवाली, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि चलो मुद्दे को निपटा लेते हैं आपस में ही। तो पहले तो परस्पर सहमति वाला समाधान का रास्ता अपना सकते हैं, और यदि समाधान बोर्ड के समक्ष लाए गए विवाद का 30 दिनों में समाधान नहीं होता, भाई 30 दिनों आप समाधान बोर्ड के पास आ गया और मामला 30 दिनों तक नहीं सुलटा, तब एसडीएम, वही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक सब डिविजनल अथॉरिटी के रूप में खुद काम करेगा, और कानून के तहत 3 प्रकार के आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है एसडीएम को। कौन सी शक्ति है? ये देखो, शक्ति नंबर 1, किसानों और व्यापारियों के बीच में अगर कोई ड्यू पेमेंट है, देय राशि है, उसकी रिकवरी का आदेश दे सकता है। दूसरा, जुर्माने का आदेश दे सकता है। तीसरा, भाई अगर
कोई भी पक्ष अगर गड़बड़ पाया गया, गलत पाया गया, उसको पेनलाइज कर सकता है। जो भी पैसा, जिस भी पैसे को लेके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उसकी रिकवरी का ऑर्डर दे सकता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ई नाम हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो गया, उस पे जो भी गड़बड़ कर रहा है, चाहे वो व्यापारी हो या किसान हो, उनके ट्रांजैक्शन के लेन देन को कुछ समय के लिए वो सस्पेंड कर सकता है, ताकि उनको एक तरीके से दंड के रूप में। तो 3 उसको शक्तियां दी गई एसडीएम को। अब कानून के तहत क्या एसडीएम ने जो निर्णय दे दिया उसके विरुद्ध कोई अपील की जा सकती है? फिर देखो, कानून कहता है कि जो सब डिविजनल अथॉरिटी है, कौन कौन काम करता है सब डिविजनल अथॉरिटी के रूप में? एसडीएम। उसके आदेश के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है, वो भी 60 दिनों के भीतर। मतलब जैसे ही एसडीएम का आदेश आया, इन तीनों में से कोई एक आदेश आएगा, तो इस आदेश के खिलाफ 60 दिन में आप अपील कर सकते हो। अपील किसके पास करोगे, इसके बारे में केंद्र सरकार एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी को नियुक्त करेगा, जिसके सामने जाके आप अपनी अपील को दर्ज करा सकते हो। डन। फिर देखो, तो किसानों को दिक्कत क्या है? अगर इस तरह का फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, तो किसान उससे परेशान क्यों है? देखते हैं। यह कानून विवाद समाधान फ्रेमवर्क के तहत लाए गए किसी भी मुद्दे को सिविल कोर्ट के न्याय क्षेत्र से बाहर करता है। ये जो मैं लगातार बोल रहा हूं, दीवानी न्यायालय के क्षेत्र से बाहर लेके जाता है, और यह प्रावधान करता है कि इस तरह के किसी भी मामले का समाधान या इस तरह के किसी भी मामले को सिविल न्यायालय के में नहीं लेके जाया जाएगा, और सारा का सारा समाधान ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से ही होगा। अब किसानों को डर है ब्यूरोक्रेसी से। उनको लगता है कि ये ब्यूरोक्रेट्स क्या है, सरकार के ही नुमाइंदे हैं। अभी तक जो न्यायालय है उसकी थोड़ा सा उसमें लोगों का यकीन ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मैंने कल बताया था ना, पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट है, इकोनॉमिक डिस्ट्रस्ट है इस मुद्दे के अंदर। ये केवल सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है। सरकार भी राजनीतिक विश्वास नहीं जीत पाई बहुत सारे दलों का, किसानों का, इसलिए भी ये मुद्दा ज्यादा व्यापक हो रहा है। तो नौकरशाही प्रक्रियाओं के द्वारा जो विवाद का समाधान होगा, इसको लेके किसानों को डर है। फिर देखो, बहुत सारे, ऐसा तो है नहीं कि इस तरह के पहले इंडिया में कोई प्रोविजन नहीं किए, तो बहुत सारे ऐसे विधायी प्रावधान है, जैसे इनकम टैक्स का जो एक्ट है, रेंट कंट्रोल जो एक्ट है, कंपनी अधिनियम जो है, उसमें सिविल न्यायालय के न्याय क्षेत्र को प्रतिबंधित पहले भी किया गया है, और इस तरह के विवादों का समाधान के लिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म उन्होंने अपनाया है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ऑलरेडी पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। बहुत सारे एक्ट्स ऐसे आए हैं, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट है, कंपनी एक्ट है आपका, उसमें भी ये बोला गया कि सिविल न्यायालय के न्याय क्षेत्र से मुद्दे बाहर है, अलग से ही उनके लिए समाधान का मैकेनिज्म किया गया है। लेकिन किसानों को दिक्कत है, वो नहीं चाहते कि ये नौकरशाही प्रक्रियाओं के द्वारा इसका समाधान हो। ओके, फिर देखो, हालांकि कोई भी वैधानिक प्रावधान, मतलब इंडिया में ऐसा कोई भी वैधानिक प्रावधान हुआ हो, वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को प्रतिबंधित नहीं कर सकता। आपने सिविल कोर्ट में जाने से तो मना कर सकते हो, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं आए जो किसी भी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लेके जाने से रोक सके। राज्य के किसी भी कार्य को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए सब डिविजनल अथॉरिटी के निर्णय को भी उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। यहां मैं आपको बस ये और बताना देना चाहता हूं, अभी आपके मन में आया होगा कि ये सिविल न्यायालय होते क्या है। तो जब सिविल न्यायालय में आपको बताऊंगा, तो साथ के साथ आपको क्रिमिनल या आपराधिक न्यायालय भी, तो सिविल कोर्ट्स क्या होती है और क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखते हैं। तो जो सबसे पहले बात कर रहे हैं आपराधिक, क्रिमिनल कोर्ट क्या होती है। आपराधिक कानून वे नियम होते हैं जो किसी अपराध जैसे डकैती, हत्या, आगजनी
बलात्कार, अन्य प्रकार के अपराधों पर लागू होते हैं, उनको बोलते हैं क्रिमिनल एक्ट्स। ओके। और जो सिविल एक्ट्स है वो आपराधिक कानूनों के अलावा जितने भी सभी विवाद होते हैं उनको ये रेफर करते हैं। ये नियम कब लागू होते हैं, सिविल लॉज कब लागू होते हैं, जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या किसी व्यवसाय या किसी एजेंसी पर मुकदमा करता है। इसके अंतर्गत हाउसिंग के जो मामले हैं, जैसे बेदखली का मामला हो गया, तलाक का मामला हो गया, अन्य पारिवारिक मामले हो गए, ऋण या दिवालियापन जैसे उपभोक्ता संबंधी समस्याएं हो गई, किसी संपत्ति के नुकसान या व्यक्तिगत क्षति से संबंधित जो मामले हो गए, वो सब आते हैं सिविल या दीवानी न्यायालयों में। तो समझ गए, जो क्रिमिनल कोर्ट है वो क्रिमिनल जो एक्ट्स है उनको हैंडल करेगी, और जो सिविल कोर्ट्स है वो सिविल लॉज को मतलब उनको कंसीडर करेगी। तो आपराधिक है ये, आपराधिक और सिविल कोर्ट में न्यायाधीशों के पास अलग अलग शक्ति होती है। मतलब जो सिविल कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसके पास अलग शक्तियां होती है, और जो क्रिमिनल कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसके पास अलग शक्तियां होती है। जैसे जो क्रिमिनल कोर्ट का जो जज होता है वह कानून तोड़ने के लिए जेल भेजकर दंडित कर सकता है, और जो सिविल कोर्ट का न्यायाधीश है वो लगाता है पैसा या जुर्माना, या तो कोई पेनल्टी लगा देगा या पैसा देने के लिए उसका निर्णय या आदेश दे सकता है। ये मैंने मोटा मोटा आपको अंतर बता दिया सिविल लॉज के अंदर। सिविल लॉज और सिविल लॉज पे ही डील करती है सिविल कोर्ट्स। सेकंड बता दिए मैंने क्रिमिनल लॉज हो गए, और क्रिमिनल लॉज को हैंडल करती है क्रिमिनल कोर्ट्स। दोनों की शक्तियां क्या है, दोनों के पास कौन कौन से मुद्दे आते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यूएस ने अभी टर्की के ऊपर काटसा लगाया है, जिसके तहत उस पर बहुत सारे प्रतिबंध की लगाने की घोषणा कर दी। काटसा क्यों लगाया, क्योंकि ये टर्की ने रूस से S-400 जो मिसाइल है इसको परचेज किया। ये S-400 मिसाइल वो ही है जो इंडिया भी रूस से खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। तो जानते हैं ये काटसा होता क्या है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में जाएगा पूरा मुद्दा। देखते हैं क्या है मुद्दा ये पूरा। ये देखिए, यूएसए ने टर्की पे लगाया काटसा। तो यूएसए ने नाटो का सहयोगी देश है टर्की, उस पे काटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि अमेरिका के विरुद्ध होने वाले कार्यों को बहुत सारे प्रतिबंधों के जरिए रोकने की या काउंटर करने के लिए इस एक्ट को लेके आया गया। तो टर्की पर रूस से S-400 मिसाइलों के खरीदने के कारण ये काटसा लगाया है अमेरिका ने। तो ये काटसा कब लागू हुआ था, साल 2018 में। क्यों आया था काटसा, इसका उद्देश्य क्या है ये ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य दंडनीय तरीकों के माध्यम से, मतलब आप ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जिसके माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया, जितना उनकी एग्रेसिवनेस है इन तीनों देशों की, ईरान की, रूस की, उत्तर कोरिया की आक्रामकता का सामना करने के लिए ये काटसा लेके आया गया। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान, रूस, उत्तर कोरिया आदि देश जो आक्रामक है जिनकी हरकतें, उनसे उत्पन्न स्थितियों का सामना करने के लिए शक्ति देता है कि वह उन देशों के साथ जो ईरान, रूस और उत्तर कोरिया के साथ ऐसे संबंधों में इन्वॉल्व है जो क्या हथियारों से जुड़े हुए, खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए, ऐसे उन मामलों पे प्रतिबंध लगाता है। ये देखो, अब देखो क्या है इसमें। अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण लेन देन में शामिल व्यक्तियों पर अधिनियम में उल्लेखित 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधों में से, मतलब 12 तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, उनमें से कम 5 प्रतिबंधों को लागू करने का अधिकार देता है। जैसे कि अभी टर्की पे लगाया गया, तो टर्की पे अगर ये प्रतिबंध लगे तो क्या होगा इससे। एक तो टर्की और अमेरिका के बीच में होने वाला जो आपसी व्यापार है वो बाधित होगा। उसके साथ ही अमेरिका से के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनसे वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएगा टर्की इन प्रतिबंधों के बाद। ये इस तरह के सैंक्शंस है। ओके, तो भारत भी रूस से S-400 मिसाइलों की हमारी जो चर्चा लगातार चल रही है,
बस ध्यान रखना, आपका होमवर्क है कि ये S-400 मिसाइल है क्या, इसके बारे में आपको होमवर्क करके रखना है। ये आपका होमवर्क है। चलते आगे, चलते चलते कुछ खबरें हैं, इनको देख लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा 26 जनवरी इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस है, जो उसके लिए इनवाइट किया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस बार रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट होंगे ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति है बोरिस जॉनसन, वो होंगे। इन्होंने ये बोला है कि मैं भारत की यात्रा पे आके भारत और यूके के संबंधों में काफी लंबे समय से एक ठहराव आ गया, उन रिश्तों में कुछ गर्माहट भी पैदा की जाएगी, ऐसा इन्होंने बोला है। नेक्स्ट देखिए, ये सिद्धार्थ चटर्जी है और ये यूएन के एक सर्वेंट है, मतलब यूएन यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं। इन्हें यूएन के अंदर, मतलब यूएन के अंदर ये एक डिप्लोमेट है। तो ये इंडियन डिप्लोमेट है जो यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इनको अपॉइंट किया गया है बीजिंग के अंदर। तो ये है क्योंकि चाइना में यूएन का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया। देखो, भारत का रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं आए, चीन के अंदर संयुक्त राष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। ये बात ध्यान रखना, भारत के प्रतिनिधि नहीं, संयुक्त राष्ट्र। तो सिद्धार्थ चटर्जी है ये। नेक्स्ट देखो, फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन। उन्होंने बोला है कि हम जो क्लाइमेट चेंज को लेके, देखो मैंने अभी बताया था आपको, पिछले शुक्रवार की बात है, यूरोपियन यूनियन ने एक डील भी पास की है, एक एग्रीमेंट पास करने के ऊपर सहमत हुए हैं कि वो 55% तक क्या ग्रीन हाउस गैसों के एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए सहमत हुए हैं 1990 के लेवल से। हालांकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो ये 40% तक की बात की थी, लेकिन इन्होंने खुद से बोला है कि हम 55% तक घटाएंगे, और फ्रांस भी उसका मेंबर है। तो फ्रांस क्या चाहता है, क्योंकि पिछले काफी समय से फ्रांस के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फ्रांस के द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। तब अब फ्रांस चाहता है कि वो क्लाइमेट के संबंध में जितने भी गोल्स है, भाई जैसे इंडिया का आईएनडीसी मैंने बताया था ना, उसी तरह से फ्रांस का भी तो आईएनडीसी होगा ना, आईएनडीसी। तो उस आईएनडीसी को वो चाहते हैं क्लाइमेट के जितने भी आपके गोल्स हैं उनको फ्रांस के संविधान में ही शामिल कर दिया जाए। उसका प्रति जागरूकता बढ़ाने, उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए इस तरह के कदम उठाने की बात कर रहे हैं। ये बात है फ्रांस की। नेक्स्ट देखो, ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला है कि जितने भी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियंस है, मैंने बताया था एनआरआई और ओसीआई क्या फर्क होता है एक दिन, उन स्टूडेंट्स वो एलिजिबल है गवर्नमेंट कोटा के। हाई कोर्ट ने बोला है कर्नाटक। देखो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, उनके अंदर बहुत सारे एडमिशन के कोटाज होते हैं, मतलब कोटा होता है। तो अभी तक क्या होता था, जितने भी एक अलग से एनआरआई कोटा बनाया हुआ था यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को लेके, ताकि बच्चे पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, मेडिकल फील्ड में। तो अभी तक जितने भी ओसीआई कार्ड होल्डर्स आते थे उनको एनआरआई कोटे के अंदर ही उनको एडमिशन को कंसिडर किया जाता था। अब सरकार, कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है कि जितने भी एलिजिबल ओसीआई स्टूडेंट्स हैं उनको जिस तरह का सामान्य कोटा है उसी के अंदर उनको कंसिडर किया जाएगा। देखो साफ लिखा है, डिक्लेयरिंग दैट द स्टूडेंट्स अंडर द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैटेगरी आर टू बी कंसिडर्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट ने बोला इन स्टूडेंट्स को जो ओसीआई कार्ड होल्डर है उनको भारत का नागरिक समझ के उनको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए। फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट to admit them to undergraduate and professional courses including engineering, medical, dental, even under the government and institutional quota, not to restrict their admission only under NRI quota। ये देखो,
केवल एनआरआई कोटे के तहत ही उनको एडमिशन ना दिया जाए। हो सकता है एनआरआई कोटे के तहत केवल 10 ही सीट हो और जो ओसीआई आए है वो 50 आ गए हो एडमिशन के लिए। तो हाई कोर्ट का कहना है कि आप इसको एनआरआई कोटे के अंदर कंसीडर ना करें, इन लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर करें और फिर उस हिसाब से सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए जिस तरह के कोटा है उन्हीं को इन पे भी अप्लाई किया जाए। ये एक डिसीजन आया है। आगे चलते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला कि जो देश के किसानों को और आम लोगों को कृषि कानूनों के ऊपर मिसलीड किया जा रहा है, मिसलेड किया जा रहा है, वास्तविकता उनके पास नहीं पहुंच रही। मोदी जी ने अभी, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुजरात में कच्छ के अंदर एक 30,000 मेगावाट का एक हाइब्रिड प्लांट को इनॉग्रेशन कर रहे हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड प्लांट होगा, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से चलने वाला। तो मोदी जी ने बोला है कि जो मुद्दा है कृषि कानूनों को लेके उस पे डाइवर्ट किया जा रहा है, मुद्दे से मिसलीड किया जा रहा है। तो देखिए, उन्होंने बोला यहाँ पे गुजरात मॉडल को डिस्कस किया है उन्होंने, ये यहाँ जानना जरूरी है, इसके लिए मैंने लगाया कि गुजरात मॉडल क्या है। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज कमिटेड टू वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, किसानों के वेलफेयर के लिए कमिटेड है भारत सरकार। तो ये जो उनकी बात जो बोल रहे थे, ये कच्छ के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसके इनॉग्रेशन के टाइम पे बोला इन्होंने। तो he used the opportunity to interact with the group of Sikh farmers, मतलब गुजरात के ही सिख फार्मर्स हैं उनसे भी इंटरेक्ट किया इन्होंने, और टू कन्विंस द फार्मर्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म। मोदी जी ने बोला कि आप जो हम कृषि कानून लेके आ रहे हैं उसके बेनिफिट्स से आपके मतलब बहुत तरह के डाउट्स हो रहे हैं, उससे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जब मैं गुजरात का सीएम था, मैंने बहुत सारी, गुजरात के सीएम होने पर बहुत सारे हम स्कीम्स लेके आए थे गुजरात के किसानों के लिए और वो सारी स्कीम सक्सेसफुल हुई, गुजरात के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने बोला कि जब किसानों की अगर गाय है, सपोज करो गाय पालते हैं लोग बाग और वो उसका दूध बेचते हैं, और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसानों से उनके पशुधन को छीन लिया जाएगा या उनकी जमीनों को छीन लिया जाएगा। ऐसा कानून ना तो कभी आया है और ना ही कभी आएगा। इसलिए आप मिसलीड ना हो, सरकार अपना पक्ष रखना चाह रही है। मुद्दा वैसे काफी गर्मा गर्म है। यहाँ पे बस मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि जो ज्यादातर जो विवाद है इस जो कृषि कानून को लेके, हरियाणा और जो पंजाब के किसान हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, हरियाणा और पंजाब के किसान। क्यों? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं? क्या कोई एग्रीकल्चर का पैटर्न, क्रॉप पैटर्न इसके पीछे कहीं जिम्मेदार है? याद रखना, थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने। क्या कोई क्रॉप पैटर्न इसके लिए जिम्मेदार है? क्या उस क्रॉप पैटर्न को अगर बदल दिया जाए तो किसानों के मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं? इस तरह के आपको थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज करके रखना, किसी दिन कोई भी आर्टिकल आएगा मैं आप पे डिस्कस करूंगा कि सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के किसान ही ज्यादा, वैसे तो देशव्यापी किसानों का समर्थन मिला लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों का इसमें ज्यादा इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। तो आप इसका जवाब खोज के रखना। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म तिथि के अवसर पर कोलकाता में एक म्यूजियम को खोलने की प्लानिंग की जा रही है। तो याद रखना अगर आ जाए कि कहां पे म्यूजियम खोलने की प्लानिंग हो रही है, कोलकाता में 125वीं बर्थ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरा स्पेशल अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है। स्टूडेंट, वर्ल्ड और इंडिया मैपिंग के ऊपर कंप्लीट कोर्स हो चुका, प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है तो आप इंडिया और वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस कंप्लीट रखिए। उसके साथ ही एथिक्स की केस स्टडी के ऊपर कंप्लीट कोर्स है, केवल 6 कक्षाओं में 120 अंकों की तैयारी कर सकते हैं आप। अगर अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस को देखते हुए आपसे कोई कोड पूछा जाए मेरा, तो मेरा कोड है स्टूडेंट्स नवीन1। और याद रखना, नवीन कैपिटल है और नवीन और 1 के बीच में कोई गैप नहीं, एक साथ है, नवीन1।
तो ये कोड आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री क्लासेस देखने के लिए। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एसए के ऊपर, एसए राइटिंग के ऊपर कंप्लीट कोर्स है स्पेशल क्लासेस में, ये भी फ्री है। और कल ही एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लिया मैंने, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन। ये सेशन भी बिल्कुल एक स्पेशल सेशन था, बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट, स्पेशल क्लासेस पे आपको अवेलेबल है, इसको जरूर देखना। मैं हमेशा ही बोलता हूँ मेंस की लड़ाई 1750 नंबर की है और वो लड़ाई मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन की है। तो वो उत्तर लिखना कैसे है, उस क्या क्या चीजों को ध्यान रखनी है, ये मान के चलो। आंसर राइटिंग का कल मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा दिया है कि अगर आंसर राइटिंग करनी है तो आंसर राइटिंग का कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे दिया। क्या रूल्स होते हैं, किन चीजों को ध्यान रखने होते हैं, वो मैंने आपको पूरा संविधान पकड़ा दिया है आंसर राइटिंग का। कल कल एक मॉडल आंसर भी मैंने लिख के दिखाया था आपको उस क्लास पे। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखें, जो भी बच्चा सीरियस है, जो अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहता है। उसके बाद बहुत जल्दी मेरा ज्योग्राफी जनरल स्टडीज पे कोर्स आने वाला है अनअकैडमी पे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होगा वो। तो आप बस वेट करें, बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है उस कोर्स का। उसकी डेट्स क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, एक हफ्ते के अंदर मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा मेरे आने वाले कोर्स होंगे आंतरिक सुरक्षा, लोक नीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, अवसंरचना और ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, सुशासन, भारतीय समाज और संबंधित मुद्दे। अनअकैडमी पे प्लस कोर्स में एक रनिंग कोर्स है मेरा, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, उसे भी आप देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा भारतीय नौसेना के लिए हिमगिरी नामक जहाज का जलावतरण किया गया है। जल अवतरण, इसको ऐसे लिखेंगे, जल अवतरण किया गया है। तो यह जहाज, इसके बारे में आपको बताना है, यह जहाज भारत सरकार द्वारा 2015 में अनुमोदित प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। सेकंड, हिमगिरी गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स इंजीनियर्स द्वारा निर्मित 3 जहाजों में से पहला जहाज है। आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? कल मैंने आपसे डिस्कस किया था हिमगिरी को, आपको हिमगिरी के बारे में बताना है, क्या सही उत्तर है हिमगिरी का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, बताइए, ऑप्शन सी। स्टेटमेंट पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था हिमगिरी। सेकंड है, हाल ही में यूएसए द्वारा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, अभी मैंने कार्ड्स एक्ट के बारे में बताया था, के तहत तुर्की पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो यह प्रतिबंध यूएसए द्वारा रूसी निर्मित S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को तुर्की के खरीदने पर लगाए गए हैं। सेकंड, S-400 एक हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली है जो 380 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। बताइए, पाटसा को लेके क्या स्टेटमेंट सही है? इन दोनों स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, हाल ही में ईरान के चबाहार पोर्ट के संबंध में एक त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच हुई। दूसरा, चबाहार पोर्ट ईरान के दक्षिण पूर्व में अदन की खाड़ी में स्थित है। तीसरा, यह बैठक 3 देशों के बीच चबाहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर की गई। कौन सा कथन सही है इसमें? चबाहार पोर्ट अक्सर चर्चा में रहता है, कई बार इसकी लोकेशन मैं ही दिखा चुका हूं आप लोगों को। चबाहार पोर्ट के बारे में बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये अदन की खाड़ी में नहीं है। आप इसको देखोगे तो ये गल्फ ऑफ ओमान में है स्टूडेंट, ना कि अदन में। तभी मैं बोलता हूं मेरी मैपिंग की क्लास जरूर करना। मैपिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो छूटेगा नहीं।
नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग का विजन 2035 समाचारों में है, यह संबंधित है भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने से। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बीमारी की पहचान, बचाव और नियंत्रण को बेहतर बनाने हेतु संशोधित आंकड़ा भागीदारी तंत्र बनाएंगे। आप बताइए, नीति आयोग विजन 2035 क्या है ये? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 भारत और विदेशों के विशेषज्ञों द्वारा जल संरक्षण और प्रभाव पर की गई ये एक समिट है। तो यह समिट, इस समिट के बारे में बताना है आपको। इस समिट का आयोजन, ये समिट है स्टूडेंट, थोड़ा टाइपिंग एरर है ये। इस समिट का आयोजन स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन एवं सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा किया जा रहा है। और यह इंडिया वाटर इम्पैक्ट की 5वीं समिट थी। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के बारे में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने की शुरुआत की गई है। यह पार्क 30 गीगावाट की विंड एनर्जी का उत्पादन करेगा। यह पार्क भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास खावड़ा गांव, कच्छ जिले में स्थित है। क्या सही उत्तर होगा इसका? हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क पिछले हफ्ते में मैं 2-3 बार आपको डिस्कस कर चुका हूं इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के बारे में। कल भी मैंने बताया था, अडानी, सुजलॉन, याद आया होगा आपको। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये देखिए, पहला उत्तर क्यों गलत है? आपको लगा होगा सर 30,000 मेगावाट तो आपने बताया ही था, लेकिन मैंने बोला सिर्फ 30,000 गीगावाट या मेगावाट विंड एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करेगा। ये हाइब्रिड है, नाम से क्लियर है ना, ये हाइब्रिड है। तो सौर प्लस पवन दोनों ऊर्जा का ये प्रोडक्शन करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट, प्लस को और अगर आइकॉनिक को आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो प्लस 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन है। साल भर की फीस 49,500, 2 साल की 72,000 और 3 साल की 90,000। मेरा रेफरल कोड आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएगा। आइकॉनिक 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। और इसमें भी अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन1 को अप्लाई करते हो तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी भी अनअकैडमी से कर सकते हैं। ये 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन है। साल भर की फीस 27,500, 2 साल की 40,000 और 3 साल की है 50,000। और अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे भी। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नवीन सर की मेंटरशिप में आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, लवासना में एंट्री करना चाहते हैं, तो ये कोड है नवीन1, ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में आप नवीन1 कोड को अप्लाई कर सकते हैं और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं कल स्टूडेंट्स। ओके, गुड नाइट।